साथियों, मैं मयंक गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। पिछले दो वीडियो हम संधि से संबंधित पढ़कर आए हैं। ये मेरा संधि का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने संधि परिचय जाना, संधि क्या होती है, वर्ण विच्छेद क्या होता है, संधि कितने प्रकार की होती है। दूसरे वीडियो में हमने स्वर संधि के बारे में जाना। स्वर संधि के अंतर्गत हमने 3 संधियों को वहाँ पर पढ़ा, दीर्घ, गुण तथा वृद्धि। वो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने वहाँ पर इन बाकी की 2 संधियों को नहीं पढ़ाया। बाकी की जो संधि आपकी बची हैं स्वर संधि में यण और अयाधि, इन दोनों संधियों को आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको जहाँ छोड़ा था वो था आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के कुछ अपवाद रह गए थे। वैसे मैंने दीर्घ संधि के और गुण संधि के अपवाद आपको वहाँ करा दिए थे। आज हम पहले देख लेते हैं वृद्धि संधि के अपवादों को, ठीक है। चलिए देखते हैं वृद्धि संधि के अपवाद। देखिए वृद्धि संधि के अपवाद हैं कुछ। देखिए अपवाद मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूं। अपवाद का अर्थ होता है नियम के विरुद्ध, ठीक है। अगर हम वृद्धि संधि की बात करें तो अ या आ से जब ए मिलता है, ए या बड़ी है तो ए बनता है, और जब ओ मिलता है तो ओ बनता है। यही तो हम पढ़कर आए थे। और आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसको देख सकते हैं। अब देखते हैं अपवाद शब्द कौन से हैं। देखिए एक शब्द आपने पढ़ा है कंठ और ओष्ठ, ठीक। एक अधर धन ओष्ठ, एक दंत दंत ओष्ठ, और एक और है रक्त धन ओष्ठ। देखिए नियम क्या कहता है। नियम यह कहता है कि जब अ से ओ मिलता है तो बड़ा ओ बन जाता है। ये नियम हम पढ़ के आए थे वृद्धि संधि में। लेकिन ये जो शब्द हैं यहां पर नियम को फॉलो नहीं करते, तो ये क्या करेंगे, यहां पर कंठोष्ठ के स्थान पर कंठोष्ठ होगा, यहां पर अधर और ओष्ठ के जगह अधरोष्ठ होगा, यहाँ पर दंतोष्ठ की जगह दंतोष्ठ होगा, यहाँ रक्तोष्ठ होगा। और कौन सी संधि इसमें लगाएंगे आप, वृद्धि संधि लगाएंगे। मैं इसीलिए कहता हूँ भाई ट्रिकें फेल हो जाती हैं। अब ट्रिक में क्या बताते हैं आपको, यूट्यूब पर बहुत सारे बताएंगे कि जहाँ ओ की मात्रा देखो छोटे ओ की, वहाँ पर गुण लगा दो, और अगर आप यहाँ गुण लगाए आएंगे तो ये संधि आपकी गलत हो जाएगी। तो याद रखिएगा वृद्धि संधि के ये 4 शब्द अपवाद हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यण संधि की, ठीक है। चलिए यण संधि को शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहूँगा। यण संधि जब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो मैंने एक बात बताई थी कि अ या आ के बाद जितने स्वर आ सकते थे वो आपके वृद्धि संधि तक समाप्त हो गए, ठीक है। अब जितने भी बाकी के स्वर हैं वो इन्हीं यण और अयाधि में आएंगे। यानी कि कहने का मतलब इस प्लस से है, इस प्लस के इधर की तरफ अ या आ चुका है, कहाँ तक, वृद्धि संधि तक। वृद्धि संधि तक आ और आ का इधर आना समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब बाकी के जो स्वर हैं वो यण और अयाधि में इधर की तरफ आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। और एक चीज और समझिए, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ई, ऊ और री ऐसे मित्र हैं कि उन्होंने कसम खा रखी है, जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ, जाएंगे साथ, आएंगे साथ, ठीक है। वो क्यों बताया था वो बताऊंगा मैं। देखिए यण संधि की बात करी जाए तो देखिए पहला इसका नियम क्या है कि यदि ई या ई से कोई असमान स्वर मिलता है, देखिए अगर ई या ई से ई मिलेगा तो क्या होगा, समान स्वर मिल जाएगा और ये दीर्घ संधि की तरफ चला जाएगा। तो इसको समझिए कि जब ई या ई से अ मिलता है तो होता क्या है कि जब ई या ई से कोई असमान स्वर मिलता है तो ई तुरंत
य का रूप ग्रहण कर लेती है। किसका? य का रूप ग्रहण कर लेती है। अर्थात ई या ई जब असमान स्वर से मिले तो वो या बन जाता है, और ये जो स्वर होता है जो उसके बाद वाला होता है वो उस या के ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे जब अ या में जुड़ेगा, यानी कि या के नीचे हलंत मैंने लगा रखा था, तो ये किस रूप में आ जाएगा? अपने पूर्ण रूप में। अब मान के चलिए ई या ई से आ मिलेगा तो क्या होगा? जैसा मैंने बताया था कि जो ई है वो आपका किस में बदल जाएगा? या में बदल जाएगा, और ये वाली जो मात्रा है वो इसके ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं कि यदि ऊ होगा तो क्या हो जाएगा? ई को बदलिए या में और ऊ की मात्रा इसके ऊपर लगा दीजिए। तो आप बात यहाँ तक समझ में आ रही है? अगर मान के चलिए इधर बड़ा ऊ होता तो यू, ए होता तो ये, बड़ी ए होती तो ये। तो इतना रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस बेस समझ जाइए आप कि जब ई से कोई असमान स्वर मिलता है तो ई अपना रूप बदल के या बन जाती है। ठीक है, क्यों बदल जाती है? क्योंकि ई और या का उच्चारण स्थान एक समान है। उच्चारण स्थान आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मेरी में जाकर देखिएगा, वहां उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का मैंने वर्गीकरण कराया है। असल में ई और या एक ही वर्ग के उच्चारण स्थान है इनका। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका पहला उदाहरण देखिए, वी धन आयाम। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम संधि करते हैं तो दोनों तरफ सार्थक शब्द होने चाहिए, और उन शब्दों के वर्णों में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो आपस में संधि कर सकें। अगर ये शक्ति नहीं पाई जाएगी तो वर्ण एक दूसरे से मिलकर परिवर्तन नहीं करेंगे, तो उसको संधि भी नहीं कहेंगे, उसको केवल संयोग कहा जाएगा। इसको मैं अच्छी तरीके से मैं समझा चुका हूं। चलिए यहाँ देखते हैं। वी जानते हैं आप, उपसर्ग है, और आयाम आप जानते ही हैं। देखिए मैंने जो आपको बताया था 4 स्टेप में, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में आपको करना क्या है? जितने की जरूरत है उतने को आप बाहर निकाल लीजिए। संधि होती किस में है? पहले शब्द के अंतिम में और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में होती है। तो यहां से हमको वा के अंतर्गत ई मिल गई, और इधर आयाम का हमने आ ले लिया। अब इसमें संधि करनी है। जैसा कि मैंने बताया था कि चाहे ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, यदि उसके बराबर में कोई असमान स्वर आएगा तो ई या में बदल जाएगी, और ये वाली मात्रा इसके ऊपर चढ़ा दीजिए। तो ये क्या हो गया? या हो गया। अब जैसा का है लिखा हुआ उसको ऐसा का ऐसा ही उतार दीजिए। ये आपका तीसरा स्टेप है। अब चौथे स्टेप में इनको उतार देना है। अब देखिए, क्या इस वा को आप स्वर दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे ना, तो ये आधा ही रह जाएगा और ये शब्द बनेगा आपका व्यायाम। ठीक है, यहां तक बात आपकी अच्छी तरीके से समझ में आई। संधि करना 4 स्टेप में समझाया है मैंने। ठीक, बहुत आसान होता है। अगर आप इन स्टेपों को फॉलो करते हुए संधि को करते हैं तो आपकी संधि कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए देखते हैं अब दूसरा एक और उदाहरण। देखिए, प्रति धन 1, प्रति धन 1। देखिए इधर से आपको क्या मिल रहा है? छोटी ई मिल रही है। देखिए इधर ई है, इधर ए है, और इधर का है। देखिए एक ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ई से फर्क नहीं पड़ता, इधर वाले स्वर से फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि यही यहाँ पर लगता है। अब देखिए संधि इनमें होगी तो ई को बदल दीजिए या में, और इधर वाली मात्रा को उसके ऊपर लगा दीजिए। अब जो आपका बचा उसको ऐसा का ऐसे उतार दीजिए। देखिए एक तो ये बचा था और आपका ये बचा था, तो इसको हमने उतारा तो हमारा शब्द क्या निकल के आया? प्रत्येक निकल के आया। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको संधि ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एक उदाहरण। अगर आप और चाहो तो देखिए मैं एक उदाहरण और कराता हूँ, थोड़ा सा हार्ड, क्योंकि बच्चे पिछले वीडियो में ये कह रहे थे मेरे से कि सर जी आपने कठिन कठिन उदाहरण तो कराई नहीं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कठिन उदाहरणों को लेकर मैं एक अलग वीडियो अलग बनाऊंगा। उसमें खिचड़ी होगी। खिचड़ी का मतलब प्रत्येक प्रकार की संधि होगी, जहां आपको पहचानना भी बताऊंगा कि संधि को कैसे पहचानते हैं। वैसे देखते हैं, अभी अभ्यास हम करते हैं। नारी और उत्थान। यण और अयादि संधि में कोई भी अपवाद नहीं है, ये बात और याद रखिए। देखिए इधर से आपको क्या मिलेगा? बड़ी ई मिलेगा, इधर क्या मिलेगा? ऊ मिलेगा। जो आपका बचा उसको ऐसा का ऐसे उतार दीजिए। इस ई और ऊ को जब मिलाएंगे तो ई बदल जाएगी या में, और ऊ की मात्रा इसके ऊपर लग जाएगी। अब आपका बचा क्या? यही बचा। देखिए रा लिख दिया मैंने, गलती हो गई, चलिए कोई बात नहीं है। बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है? ये जब रा आधा होता है तो अपने से आगे वाले के सर पे बैठ जाता है। तो इस शब्द को जब आप लिखोगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा।
नार्योत्थान। बात क्लियर हो गई। ये आपको मैंने 3 उदाहरण करा दिए। अब यण संधि के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ई के बाद हम ऊ की बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ये मैं यहां पर इसी तरीके से लिखे रहने दे रहा हूं, समझिएगा। यण संधि में हम या बना चुके हैं और एक चीज देखी कि या से पहले वाला वर्ण आधा होना चाहिए, तो वहां पर यण संधि हो सकती है। मैं ये नहीं कहता होती है, हो सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ऊ या ऊ के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो ऊ बदल जाता है वा में, और उसी तरीके से जैसे इधर वाला जो स्वर है वो इसके ऊपर लगा दिया जाएगा। अगर इधर आ है तो क्या हो जाएगा वा, अगर इधर ई है तो क्या हो जाएगा वी, यदि इधर बड़ी ई है तो क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। तो बात आपकी समझ में आ रही है, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर यहां पर ए होगा तो क्या हो जाएगा वे। अब यहां ऊ होगा तो भाई ऊ और ऊ मिलकर तो दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ में हम पढ़ के आए समान से समान या आसमान मिलाने हैं। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। देखिए सु धन अल्प, ठीक है। क्या है शब्द सु धन अल्प। देखिए यहां सा खाली छोड़ा और इधर से हमको ऊ मिला, इधर से हमको आ मिला, जो बाकी का बचा उसको ऐसा कैसे उतार दीजिए। अब ऊ के बाद जब असमान स्वर आता है तो ऊ तुरंत रूप बदल के वा बन जाता है, और इधर वाली मात्रा को उसके ऊपर चढ़ा देते हैं तो ये वा इसी रूप में आ जाएगा। जो बाकी का बचा है उसको उतार दीजिए, आपका शब्द क्या निकल के आएगा स्वल्प निकल के आएगा। तो यहां तक आपकी समझ में आई, ठीक है। और देख लेते हैं इसको। देखिए सुधन आगत, सुधन आगत, इसको तो अच्छी तरीके से सुधन आगत को तो बच्चे समझ के एकदम से कर देते हैं कि ये स्वागत है, ठीक है। चलो एक दूसरा देखते हैं अनुधन ऐषण। देखिए ये तो स्वागत है, सीधी सी बात है, ये तो बच्चे आसानी से कर ही लेते हैं, ठीक है। विद्यार्थी आसानी से कर लेते हैं। देखिए मेरी क्लास में आदत है बच्चे बोलने की, तो इसलिए मैं बच्चे शब्द बोल जाता हूं, इसको आप माइंड मत करिएगा। चलिए अनुधन ऐषण देखते हैं। इधर से क्या मिला आपको छोटा ऊ मिला, इधर से मिली ए, बच गया ये। अब ऊ और ए मिलकर क्या हो जाएंगे, ये वा बनेगा। ऊ और ए के ऊपर स्वर मात्रा इस रूप में आएगी, जो बाकी का बचा है उसको ऐसे उतार दीजिए, क्या हो जाएगा अन्वेषण। बात समझ में आया। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि जब ऊ से आ मिलता है तो वो वा बन जाता है, और यदि ऊ से वा आ मिलता है तो वो वा बन जाता है। रटिए मत, इसको समझिए। मैं रटाता नहीं हूं, समझाता हूं कि ऊ को तुरंत बदल दीजिए किसमें वा में, और इधर वाली प्लस के इधर वाली जो मात्रा है उसको उसके ऊपर लगा दीजिए। तो इतनी रटने की आपको आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। यण संधि का तीसरा नियम क्या है। देखिए 2 भाग हो गए, यानी कि ई के साथ में हमने या बनाया और जो ऊ है वो वा में बदल गया, ठीक है। और इससे पहले वाला आधा होता है। चलिए अब अगला देखते हैं नियम क्या है कि री के बाद जब कोई असमान स्वर आए, जब री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ये रा में बदल जाता है। वही जो हम अभी तक करते आ रहे थे वही होगा कि अगर इधर ई होगी तो री होगा, बड़ी ई होगी तो री होगा। बाकी के स्वरों में इसी तरीके से होगा कि री को बदलिए रा में, और इधर वाली प्लस के इधर वाली जो मात्रा होती है उसको रा के ऊपर चढ़ा दीजिए। उदाहरण इसका देख लेते हैं। सबसे पहला है पितृआज्ञा, पितृ धन आज्ञा। चलिए देखते हैं इसको। जितने की आपको आवश्यकता है उतने को आप निकाल लीजिए। देखिए हमें त के नीचे री की मात्रा लगी दिखाई दी तो हमने री को अलग निकाल लिया। इधर से हमको मिलेगा आ, और जो बचा उसको हमने ऐसा का ऐसे ही उतार दिया। अब देखिए री और आ को मिलाएंगे तो री आपकी रा में बदल जाएगी, और ये मात्रा इसके ऊपर लगा देंगे तो ये बनेगा रा। और ज्ञा को ऐसे उतारिए। अब देखिए ता और रा की यदि बात करी जाए तो इधर देखिए कि जब ता से रा मिलता है तो ये त्र बन जाता है, ये हम जानते हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ता आधा है तो इसको इससे मिलाइए तो ये क्या बन जाएगा पितृआज्ञा, ठीक है। बात समझ में आई आपके। एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए पिता की तो आज्ञा से आप कार्य करते हैं और माता की इच्छा पर आप चलते हैं, ठीक है। दोनों की बात बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता का होना जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति है। इस संपत्ति की कदर उनको नहीं होती जिनके पास ये मूल संपत्ति होती है। आप उनसे पूछिए जिनके ना माँ है ना बाप है, उनसे पूछिए असली संपत्ति क्या है। वो आपको बताएंगे कि माता पिता किस
चीज को कहते हैं। ठीक है, चलिए, हम कदर नहीं करते, बहुत से सीधी सी बात है, मैंने देखा है, माँ कुछ कह रही हैं तो उल्टा सीधा कह रहे हैं, पिताजी चिल्ला रहे हैं तो उनका आदर नहीं करते। चलिए, ये बात बाद की है, इधर आते हैं। चलिए देखिए, इधर से क्या मिला आपको, री मिला, इधर ई मिला, बाकी क्या बचा, अच्छा, री से ई मिलेगा तो री तुरंत रा में बदलिए और ई की मात्रा इसके ऊपर लगा दीजिए। अब जो बचा आपका वो सीधे सीधे लिख दीजिए, जोड़िए इन दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा आपका, मातृच्छा हो जाएगा। यहाँ तक मेरी संभवतः आपको यण संधि समझ में आ गई। तो यण संधि में 3 चीजें आपने बनाई, या वा और रा, ये ई का बना है, ये वा, ये ऊ का बना है और ये री का बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यण संधि के बाद आपकी जो संधि है वो है अयादि संधि। यण संधि के लिए संस्कृत में सूत्र है इको यणचि। ठीक है, मैंने आपको सूत्र बताए थे, आदि गुणा वृद्धि रेचि अका सवर्णे दीर्घा। उसी तरीके से यण संधि का सूत्र क्या है, इको यणचि। चलिए अब बात करते हैं हम अगली संधि अयादि। अयादि संधि, देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि सभी संधियों के जो नामकरण करे गए हैं किसी ना किसी कारण से ही किए गए हैं। तो इसका नाम अयादि संधि जो है, असल में इसका पूरा नाम पता है क्या है, इस संधि का पूरा नाम है आय आय अब आब संधि। पूरा नाम क्या है, आय आय अब आब संधि। लेकिन इतना बड़ा नाम ना लिखकर क्या कर देते हैं हम, जैसे करते हैं गंगा यमुना सरस्वती कावेरी आदि भारत की नदियां, तो हम आदि लगा देते हैं, सबका नाम ना लेकर आदि लगा देना। तो बस यही करते हैं कि इन सबका नाम ना यहाँ पर लिखकर क्या करते हैं कि अय के साथ में आदि को जोड़ देते हैं, और ये जब जुड़ता है तो शब्द आपका बनता है अयादि। तो संभवतः आपको समझ में आया होगा कि अयादि शब्द का अर्थ क्या है। अयादि संधि वह संधि है जिसमें अय आय अब और आब आपको मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके देखते हैं कौन कौन से इसके अंतर्गत आएंगे। देखिए ई ऊ और री तीनों यण संधि में इस निशान के इधर की तरफ आ चुके हैं, अर्थात पहले पद में आ चुके हैं। अब बच कौन कौन से गए हैं, अब आपके जो बचे हैं वो हैं ए ओ और ओ। देखिए अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि ई हो या ई हो, ऊ या हो ऊ हो, क्यों, क्योंकि वो समान स्वर हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर ए और ए एक साथ नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि ये समान स्वर नहीं होते। क्यों, वो समझिए कि अगर इसकी बात करी जाए तो ये आ और ई है, और इसकी बात करी जाए तो आ और ए है। तो बात समझ में आई, ये समान स्वर कभी नहीं माने जाते। चलिए देखते हैं। तो पहले इसका नियम क्या है कि यदि ए से कोई असमान स्वर मिले, दोनों को एक साथ में देखिएगा, यदि ए से कोई असमान स्वर मिले, ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि ए से कोई असमान स्वर मिलता है तो ए बदल जाता है अय में। ए किस में बदल जाता है, अय में बदल जाता है। ये कोई हवा में नहीं बदलता है। यहां देखिएगा, इस जगह पर देखिएगा, हम किसको मिला रहे हैं, ए और आ को मिला रहे हैं। ठीक है, तो ए को देखिए, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें और भी ज्यादा, वैसे तो वर्ण विच्छेद इसका हो नहीं सकता, लेकिन और भी अगर तोड़ेंगे तो ये आ और ई में टूट जाएगा। अब ई और आ मिलेंगे तो क्या बनेंगे, पिछली संधि के आधार पर, यण संधि के आधार पर ये या बन जाएगा। इस आ को इससे जोड़ दीजिए तो शब्द क्या निकल के आएगा, अय निकल के आएगा। तो ये कोई हवा में नहीं बन गया। ठीक है, चलिए, तो अय बन गया। अब इधर जो स्वर आप बढ़ाओगे वो किधर बढ़ेगा, या के ऊपर। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इधर ई लिख दूं तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। अगर मैं इधर ऊ लिख दूं तो क्या हो जाएगा, अयु हो जाएगा। चाहे बड़ी ई हो, चाहे बड़ा ऊ हो, चाहे ए हो या ओ हो। ए और ओ की बात हो रही है तो आपसे सीधी सी बात मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि देखिए, आ से जब आ मिलेगा तो दीर्घ होती है, अर्थात समान से समान स्वर मिलता है तो दीर्घ संधि हो जाती है। अब मान के चलिए यदि ए से ए मिलेगा तो उसको किस संधि के अंतर्गत रखेंगे, ये आपके लिए प्रश्न है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे दे सकते हैं, और इसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में या इस वीडियो की समाप्ति पर देकर जाऊंगा। ठीक है, तो इसको मैं प्रश्न को यहां लिख देता हूं कि ए और ए अगर मिले किसी संधि में तो वो कौन सी संधि कहलाएगी। आपके ऑप्शन पांचों संधि हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण या अयादि। ये पांचों ऑप्शन आपके हैं, पांचों में से किसी में भी आप बता सकते हैं जिसका आपको लग रहा हो। ठीक है, चलिए
देखिए यहां तक बात आपकी समझ में आई। बाकी के स्वर होंगे तो इसी तरीके से कार्य करेगा। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए ने धन अन, क्या है, ने धन अन। इधर देखिए क्या मिला आपको, इधर ए मिला है, इधर क्या मिला है आपको, अ मिला है। ठीक, पहली पार्टी से हमने ए ले लिया, दूसरी पार्टी से अ ले लिया, दोनों को मिलाएंगे तो ये अ में बदल जाएगा। अब इस आ की कोई मात्रा तो होती नहीं है तो या इसी तरीके से रह जाएगा। अब इस ना को इससे जोड़ दीजिए, ना पीछे से लगा दीजिए और आपके नयनों को दिखाई देंगे नयन। ठीक है, इसी तरीके से एक और शब्द देख लेते हैं। देखिए शे धन अन, क्या हो जाएगा, ये शयन हो जाएगा। करके देख लेना आप, आसानी से इसको कर लोगे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होती। चलिए अब देखते हैं, हम बात कर रहे थे बड़ी ए से जब आ मिलता है। अब मात्रा हमने किधर बढ़ाई है, इधर बढ़ाई है, तो सीधी सी बात है यदि छोटी ए से आ मिलेगा तो आय बनेगा और जब बड़ी ए से आ मिलेगा तो आय बनेगा। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आ होता तो क्या हो जाता, आया। अगर ई होती तो क्या होता, आई। बड़ी ई होती तो क्या होता, आई। और जितने भी स्वर हैं उसमें इसी तरीके से होगा कि इधर वाली जो मात्रा है वो इधर जुड़ेगी। बात समझ में आ गई, या के ऊपर। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। गे धन अक, क्या है, गे धन अक। उदाहरण देखिएगा, ग इधर से आपको क्या मिल गया, पहली पार्टी से बड़ी ए मिली, इधर दूसरी पार्टी से आ मिला। इन दोनों को मिला दीजिए, जैसे ही ए के बाद असमान स्वर आता है वो अय में बदल जाता है। अगर छोटी हो तो और बड़ी है तो आय में बदल जाएगा। ठीक, अब आय बचा, इसको इधर से जोड़िए, इसको इधर से जोड़िए, तो ये शब्द क्या बनेगा आपका, गायक बनेगा। ठीक है, देखिए ग इधर जोड़ेंगे तो गा, य और क। एक उदाहरण और देख लेते हैं। ने धन इका। चलिए देखिए, पहली पार्टी से आप क्या मिल रहा है, आपको बड़ी ए मिल रही है, दूसरी पार्टी से छोटी ही मिल रही है। बाकी जो बचा उसको ऐसे के उतार दीजिए। इन दोनों में संधि होगी तो ए के बाद जो स्वर आता है तो वो आय में बदलता है। अब ये हमने बदल दिया किस में, आय में। अब ये ई की मात्रा इसे यहाँ पर लगा दीजिए तो क्या हो गया, आई। अब इस ना को इससे जोड़िए, इस का को पीछे से जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, नायिका। संभवतः आपको ए और ए का नियम समझ में आ गया होगा। अब इसके हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बिगाड़ दूं इसको। चलिए दूसरा पार्ट हमारा है ओ से संबंधित, यानी कि ओ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो वो किस में बदलेगा, अब में। जैसे हमने आय बदला था उसी तरीके से अब वही चीज आ गई। देखिए ओ किससे बना है, आ और ऊ से, और यदि हम इससे आ मिलाएंगे तो ऊ और आ यण संधि में क्या होता है कि ऊ के बाद असमान स्वर आता है तो वो वाम है, और आ इसके साथ जोड़कर ये क्या बन जाता है, अब बन जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर है। ठीक है, उसी तरीके से ये पिछले की नियम के आधार पर ही है। इधर स्वर बढ़ेगा तो शब्द वा के ऊपर मात्रा लगेगी। अगर इधर ई होता तो हो जाता अवी, बड़ी ई होता तो हो जाता अवी, ऊ होता तो हो जाता अबू, बड़ा ऊ होता तो हो जाता अबू। बाकी के स्वरों में मात्राएं जो इधर बढ़ेंगी वो इसके ऊपर, वा के ऊपर लगती चली जाएंगी। उदाहरण देख लेते हैं इसका, बहुत आसान उदाहरण है इसके। पो धन अन। देखिए पा से हमको पहले पद से मिलता है ओ और दूसरे पद से मिलता है हमको आ। ठीक है, ओ और आ को मिलाइए, ओ के बाद जब असमान स्वर आता है तो वो अब में बदल जाता है, और पा इसके साथ में जोड़ दीजिए, ना पीछे से जोड़ दीजिए, शब्द बनेगा आपका पवन। ठीक है, बात समझ में आई, पवन बन गया। इसी तरीके से देखिए होता यदि भो धन अन तो क्या हो जाता, भवन होता। ठीक है, तो इसको आप करके देखिएगा, ये आपके लिए मैंने बता दिया। यहाँ देखते हैं, दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब बड़े ओ से आ मिलेगा तो क्या होगा। देखिए छोटे ओ से आ मिल रहा है तो अब बन रहा है, और ये आप इतने समझदार हैं कि आप तुरंत बताएंगे कि जब बड़े ओ से आ मिलेगा तो आब में बदलेगा। ठीक है, इधर मात्रा आएगी तो ये हो जाएगा आवा, छोटी मिलेगी तो हो जाएगी आवी, बड़ी मिलेगी तो हो जाएगा आवी। जैसे जैसे इधर स्वर बढ़ेंगे वैसे वैसे इस वा के ऊपर हमको स्वर लगाने हैं। मैं इसीलिए कहता हूं समझिए। ठीक है, चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं, इस उदाहरण से संबंधित। ये बहुत परीक्षा में आता है, पो धन अन। देखिए वहां क्या था, पो, और यहाँ क्या है, पौ या पऊ बोल देते हैं बहुत से लोग। ठीक है, चलिए ओ धन आ,
धन्ना। पहली पार्टी से हमको ओ मिला, यानी कि पहले पद से हमने ओ लिया और दूसरे पद से आ लिया, दोनों को मिलाइए, ये किस में बदल जाएगा? आप में बदलेगा। पा इसके साथ में जोड़िए, ना पीछे से लगाइए, शब्द निकल के आएगा पावन। अब देखिए पवन और पावन में क्या अंतर है कि पो और अन मिलेंगे तो पवन बनेगा और पौधन अन मिलेगा तो पावन बनेगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका। पावन अक, पौधन अक ज्यादा, पौधन अक क्या हो जाएगा? पावक हो जाएगा। पावक किसका पर्यायवाची है? आप जानते हैं, ठीक है, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में ये पावक किसका पर्यायवाची है। चलिए ठीक है, पावन क्या होता है आप जानते हैं, पवन क्या होता है आप जानते हैं। तो यहाँ तक संभवतः अयादि संधि आपको समझ में आई होगी। अयादि संधि में देखिए अय बना, आय बना, अब बना और आप बना। बात समझ में आई? ये बना था ए का, ये बना था बड़ी ए का, ये बना था ओ का और ये बना था ओ का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इतनी सी चीजें बस आपको याद रखनी है। देखिए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से नहीं पढ़ाता, क्योंकि देखिए ट्रिकें हो जाती हैं फेल, मैंने आपको बताया भी है, कई बार बता चुका हूं, फिर आपको बता रहा हूं। मेरा काम है समझाने का। और बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हमको कलेक्टर नहीं बनना, हमको कोई हिंदी पढ़ के कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बनना है, हमको केवल परीक्षा पास करनी है। तो सीधी सी बात है, परीक्षा ही मैं आपको पास करवा रहा हूँ, मैं कोई आपको हिंदी का लेक्चरर नहीं बना रहा। अगर हिंदी की परीक्षा आपको पास करनी है तो उसके बेस को समझना पड़ेगा, और अगर आप उसके बेस को नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं है। मैं इस बात को कई बार बता चुका हूं, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे आपको चैनल मिल जाएंगे जो आपको 1 सेकंड में संधि कर सिखाएंगे, 1 सेकंड में पहचानना समास सिखाएंगे, लेकिन वो ट्रिकें फेल हो जाती हैं। आप उन पर विश्वास करते हो, आप मानक किताबों पर विश्वास नहीं करते। याद रखिएगा, रेफरेंस जब पेपर में देने की बात आती है तो वो फेल हो जाते हैं, फिर काम में आती हैं आपकी मानक किताबें। अब मैं कहूं आपसे कि मेरी बात भी मानी जाएगी क्या? मेरी भी कुछ नहीं बात मानी जाएगी, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं जो भी चीज आपको पढ़ा रहा हूं वो मानक किताबों से पढ़ा रहा हूं, और जहां पर भी कोई संशय की बात आती है तो मैं साफ तौर पर बताता हूं कि मैं किसके आधार पर बोल रहा हूं। मेरा तो कोई आधार ही नहीं है। मान के चलिए भाई, मेरे बोलने से क्या कुछ हो जाएगा? अगर मान के चलिए हिंदी में कोई चीज है तो देखिए कामता प्रसाद गुरुजी अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको कोई नहीं झुठला सकता, लेकिन ये जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं ये अपने आप को खुदा समझने लगे हैं हिंदी का। ये खुदा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे ज्यादा इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे, उससे अगले वीडियो में हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। इन दोनों के समाप्त होने के बाद में मैं आपको संधि विच्छेद सिखाऊंगा, और संधि विच्छेद के बाद में आपको संधियों का अभ्यास करवाऊंगा। संधि से संबंधित आपके लिए बहुत सारे वीडियो में लेकर आऊंगा, और तब तक लाता रहूंगा जब तक आप खुद नहीं कह देते कि सर संधि में अब हम कभी भी फंसेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और आपसे जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।